नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान 1950 के भाग 9 का के बारे में, जिसमें नगर पालिकाओं को विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, नगर पालिकाएँ क्या हैं, आज वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 243 कहता है परिभाषाएं। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। पॉइंट नंबर का कहता है सीमित से समिति से अनुच्छेद 243 धा के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है। पॉइंट नंबर खा कहता है जिला से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है। गा महानगर क्षेत्र से 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें एक या अधिक जिले समाविष्ट हैं और जो दो या अधिक नगरपालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है, तथा जिसे राज्यपाल इस भाग के प्रयोजन के लिए लोक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट करे। पॉइंट नंबर घ कहता है नगरपालिका क्षेत्र से राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किसी नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है। नगरपालिका से अनुच्छेद 243 था के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है। चा कहता है पंचायत से अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित कोई पंचायत अभिप्रेत है। छा कहता है जनसंख्या से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभी निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। 243 था कहता है नगरपालिकाओं का गठन प्रत्येक राज्य में इस भाग के उपबंधों के अनुसार। पॉइंट नंबर का किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए कोई नगर पंचायत का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो। पॉइंट नंबर खा किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का। और पॉइंट नंबर गा कहता है किसी बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा, परंतु इस खंड के अधीन कोई नगर पालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिसे राज्यपाल क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापन द्वारा दी जा रही या दिए जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं और ऐसी अन्य बातों को जो वह ठीक समझे ध्यान में रखते हुए लोक अधिसूचना और औद्योगिक नगरी के रूप में निर्दिष्ट करे। पॉइंट नंबर 2 इस अनुच्छेद राज्यपाल इस भाग के प्रयोजन के लिए उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि के भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व या ऐसी अन्य बातों को जो वह ठीक समझे ध्यान में रखते हुए लोक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। अनुच्छेद 243 दा नगरपालिकाओं की संरचना। खंड 1-2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय किसी नगरपालिका के सभी स्थान नगरपालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो फॉरवर्ड के नाम से ज्ञात होंगे। पॉइंट नंबर 2 कहता है किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा। पॉइंट नंबर का नगरपालिका में नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का। पॉइंट नंबर 2 लोकसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं
जिनमें कोई नगरपालिका क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है। राज्यसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद के ऐसे सदस्यों का जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं। अनुच्छेद 243 धारा के खंड 5 के अधीन गठित समितियों के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंधित कर सकेगा, परंतु पैरा 1 में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिका के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। किसी नगरपालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबंध कर सकेगा। वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। पॉइंट नंबर 1, ऐसी नगरपालिका की जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनेगी। पॉइंट नंबर 2 कहता है राज्य विधानमंडल विधि द्वारा। पॉइंट नंबर का वार्ड समिति की संरचना और उसके प्रादेशिक क्षेत्र की बाबत उस रीति की बाबत जिससे किसी वार्ड समिति में बोर्डों से मिलकर बनेगी। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा वार्ड समिति की संरचना पॉइंट नंबर का वार्ड समिति की संरचना और उसके प्रादेशिक क्षेत्र की बाबत। पॉइंट नंबर का ऐसी रीति की बाबत जिससे किसी वार्ड समिति में स्थान भरे जाएंगे उपबंध कर सकेगा। पॉइंट नंबर 3, वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी नगरपालिका है, वहाँ नगरपालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य या पॉइंट नंबर खा कहता है 2 या अधिक वार्डों से मिलकर बनती है, वहाँ नगरपालिका में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य में से एक सदस्य जो उस वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, उस समिति का अध्यक्ष होगा। पॉइंट नंबर 5 कहता है इस अनुच्छेद की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह अनुच्छेद 243 ना कहता है स्थानों का आरक्षण। पॉइंट नंबर 1, प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। पॉइंट नंबर 2, खंड 1 के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या से कम 1/3 स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। पॉइंट नंबर 3, प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आवंटित किए जा सकेंगे। पॉइंट नंबर 4 कहता है नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। पॉइंट नंबर 5 कहता है खंड 1 और खंड 2 के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड 4 के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है, अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।
पॉइंट नंबर 6 कहता है, इस भाग की किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी नगरपालिका में स्थानों के या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन